नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तब ज्यादा सही लगने लगता है जब आपको पता चलता है कि अब सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज नहीं है। हमसे अक्सर कहा जाता है कि सपने तभी अच्छे लगते हैं जब आप छोटे और बेफिक्र होते हैं, लेकिन सपनों से पेट नहीं भरता। सच्चाई ये है कि जिस नौकरी से आप नफरत करते हैं उसमें खपते जाना होगा ताकि कर्ज अदा कर सकें, बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकें और अपने भविष्य के लिए बचत कर सकें, जिससे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आराम से गुजरे। है ना? गलत। आज ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बोरियत भरे बेरंग दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि अपनी शर्तों पर एक शानदार जिंदगी बना सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि वे अपने जीवन स्तर से समझौता किए बिना ऐसा कर रहे हैं। तो आखिर कौन है ये क्रांतिकारी जो ऐसा कर पा रहे हैं? ये एक नई नस्ल है। उन्हें फ्री रेंज ह्यूमन कहा जा सकता है। ये जब, जहां और जिस तरह चाहें वैसे काम करते हैं और ये लोग अपना पसंदीदा काम करके पैसे भी कमाते हैं। ऐसे लोग आपको दुनिया भर में पार्कों और कैफेज में, समुद्र तटों पर और किचन टेबल पर मिल जाएंगे। उनका मिशन क्या है? स्वतंत्रता और तृप्ति। रिटायरमेंट के बाद नहीं, बल्कि अभी। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सही जगह पर हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक लेखक मैरियन कैंटवेल खुद इसी पारंपरिक ज्ञान को ही सच मानती थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद के लिए एक फ्री रेंज जिंदगी बनाई और अब वे इस बात पर यकीन करती हैं कि ऐसा कोई भी कर सकता है। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे पता करें कि आप वास्तव में अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। एक ठीक ठाक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको नएपन की जरूरत नहीं है और आप जैसे हैं वैसे रहते हुए ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक ऐसे करियर में फंस गए हैं जिससे आप नफरत करते हैं, लेकिन एक अलग मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको अक्सर ऐसा ही लगता होगा, क्योंकि यही एक तर्क है जो हम में से लाखों लोगों को ऐसे दफ्तरों में काम करने पर मजबूर करता है जहां हम बोरियत से मर जाने तक काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करना अगली किश्त भरने से चूक जाने से बेहतर है ना? बिल्कुल नहीं। असल में आपको सिक्योर जिंदगी और खुशहाल जिंदगी के बीच चुनने की जरूरत नहीं है। पहले काम एक सिंपल डील हुआ करता था। घुटने टेक कर एक ऐसा काम करने के बदले में जिसे करने में आपको मजा नहीं आता, आपको एक ठीक ठाक सैलरी और बेहतर रिटायरमेंट मिल जाता था, जिसके बाद आप अपने शौक पूरा करने में बाकी की जिंदगी गुजार सकते थे। वह एक बॉन्ड होता था जिसे लाखों श्रमिक सारी शर्तों के साथ कबूल कर लेते थे ताकि जिंदगी में सिक्योर रहें। इसके लिए उन्हें अपनी आज़ादी की कुर्बानी देने में कोई झिझक नहीं होती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं और लोगों को ये भी पता है कि उन्हें नौकरी से हटाने या नौकरी छोड़ने के लिए ज़्यादा लंबा नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब नौकरियां उतनी सुरक्षित नहीं रहीं जितनी पहले हुआ करती थीं। अपने कॉन्ट्रैक्ट पर एक नज़र डालें। आपका एम्प्लॉयर आपको नौकरी से हटाने से पहले कितने वक्त का नोटिस देने के लिए बाध्य है? 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 3? पढ़ने में भले ही ये ठीक लगे, लेकिन जब असल में ऐसी परिस्थिति आती है तो इतना नोटिस पीरियड बहुत सिक्योर नहीं लगता। रिटायरमेंट प्लान्स भी अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। एक्सपर्ट्स के अनुसार जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो शायद अपनी उम्र के 80 के दशक में भी काम करते हुए मिलेंगे। यदि आपका काम तृप्ति और खुशी का होता है तो उम्र के उस पड़ाव तक काम करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी ऐसी चीज पर खर्च करने के लिए जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इसके बदले में क्या मिलेगा? जिंदगी के आखिरी दिनों में 5 या 10 साल की आज़ादी। करियर के इस सालों से चले आ रहे ढर्रे को तोड़ने का मतलब ये है कि अब स्थिर नौकरी पर भरोसा करना समझदारी का काम नहीं रहा। यदि आपका एम्प्लॉयर आपको सही सुरक्षा और स्थिरता नहीं दे पा रहा है तो असल मायने में आप स्वरोजगार की श्रेणी में ही आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास केवल एक ही क्लाइंट है। एक फ्रीलांसर की तरह आप बहुत सारा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उनसे अलग आप अपना सब कुछ केवल एक कमाई के स्रोत पर लगा रहे हैं, जो मार्केट क्रैश होने या बोर्ड के एक फैसले से धूमिल हो सकता है। जब आप अपनी स्थिति को इस तरह देखेंगे तो अकेले काम करना अचानक ही उतना खतरनाक नहीं लगेगा। पर सवाल ये उठता है कि आप शुरुआत कहाँ से करें? चलिए पता करते हैं। जो आपको पसंद है वो करना सफलता की पहली शर्त है,
लेकिन सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आखिर वो काम है क्या। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल कौंधेगा कि इस दुनिया में आपके सीमित समय में आप असल में करना क्या चाहते हैं, और आपको लगेगा कि यही सबसे अहम सवाल है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। हमें अक्सर समझाया जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करना और अच्छे पैसे कमाना किसी किस्म का जाल नहीं है, मगर ये सच नहीं है। यहाँ पर ये समझना होगा कि जो आपको पसंद है वो करना सफलता की पहली शर्त है। लेकिन सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आखिर वो काम है क्या। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो सफल चेंज मेकर्स होते हैं वो भी वही करते हैं जिससे उन्हें प्यार होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास एक शानदार आइडिया होने के बावजूद आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप उसकी परवाह नहीं करते। और वो करने से जो आपको पसंद है केवल खुशी नहीं मिलती, बल्कि ऐसा करने से आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे आपको सफलता मिलती है। इसलिए ये पता करना बेहद ज़रूरी है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। ये पता करना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में दो किरदार होते हैं। एक किरदार रचनात्मक है जो बेहतरीन आइडियाज़ को जन्म देता है, लेकिन ये शांत आदमी बहुत ही आसानी से दूसरे तेज आदमी वाले किरदार से दब जाता है, जो हमारा इनर क्रिटिक है। जब भी हमारा शांत किरदार कोई आकर्षक आइडिया देता है, तेज किरदार तुरंत ही उसे गैर मुमकिन करार दे देता है। ये एक आइडिया डेथ साइकिल है, और इसी वजह से कई लोग जिंदगी भर अपने दफ्तरों में अटके रह जाते हैं। उनके अंदर से आती ऐसी किसी भी तरह के बदलाव की आवाज़ का गला अंदर का ही क्रिटिक घोंट देता है। ये दूसरी आवाज़ सिर्फ यही जानना चाहती है कि आप अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे। इस साइकिल को तोड़ने के लिए ये प्रैक्टिस करके देखें। आपको इसके लिए सिर्फ एक कागज़ और कलम चाहिए। तो तैयार हैं? बढ़िया। तो अब इस सवाल का जवाब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दे दें। जवाब मन में आते ही उस पर दोबारा विचार कर उसे बदलने की कोशिश ना करें। आखिरी बार आपने खुद को जिंदा और उस क्षण में पूरी तरह डूबा हुआ कब महसूस किया था? अगर एक बोतल से जिन बाहर आए और आपको 12 महीने की छुट्टी देते हुए उसकी पूरी तनख्वाह भी दे दे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ आपको लिखना चाहिए कि आपके दिमाग में जो भी प्लान आया है उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या एक्साइट कर रहा है। मसलन अगर ये किसी आर्ट को क्रिएट करने के बारे में है तो उस आइडिया को क्या अट्रैक्टिव बना रहा है। उस आर्ट को क्रिएट करना उन लोगों का साथ जिनके साथ मिलकर आप ये आर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके फ्री रेंज करियर को डिफाइन करने का पहला कदम है। अभी किसी भी तरह की प्रैक्टिकलिटी की चिंता मत कीजिए। उन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ आम धारणाओं को तोड़ना होगा। आपकी कमियां अक्सर आपकी खूबियां होती हैं। आपको बस सही परिवेश में होने की ज़रूरत है। 9 से 5 की चक्की से निकलने के लिए फ्री रेंज ऑल्टरनेटिव को ढूंढना एक जिगसॉ पजल की तरह है। हालांकि इसका सबसे ज़रूरी टुकड़ा हमेशा आप ही होते हैं। आप एक औसत से ऊपर की शानदार जिंदगी का आनंद लेने के बारे में कैसे सोच सकते हैं अगर आपको यकीन है कि आप खुद एक एवरेज इंसान हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आपके लिए एक फ्री रेंज करियर ढूंढने से पहले आपकी छिपी हुई खूबियों या सुपर पावर्स को खोजना होगा। ऐसा करने के लिए हमें मूल संदेश को अच्छी तरह से समझना होगा, और वो ये है कि आपकी कमियां अक्सर आपकी खूबियां होती हैं। आपको बस सही परिवेश में होने की ज़रूरत है। बचपन से ही आपको एक झूठ बेचा जाता है। वो झूठ ये है कि आपको एक बेहतर इंसान होने के लिए हर चीज़ में बेहतर होना होगा। अपने स्कूल के दौर के बारे में सोचें। उस वक्त आपको रिपोर्ट कार्ड मिलने पर जोर किस बात के लिए दिया जाता था? आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपको हमेशा कमज़ोर विषयों को सुधारने को लेकर प्रेरित करते थे, ना कि बेहतर विषयों को और बेहतर करने के लिए। ये कई तरीकों में से एक तरीका है जब बच्चे औसत बनने के लिए परिश्रम करते हैं, ना कि अपनी खूबियों को मजबूत करने के लिए। जो फ्री रेंज ह्यूमन होते हैं उनका नज़रिया भी अलग होता है, और आपको भी अपना नज़रिया बदलना होगा। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, आप अपनी सुपर पावर्स को कैसे पहचानेंगे? इसकी शुरुआत आपको अपने कमियों के आकलन के साथ करनी होगी। इस बात को लेखक के निजी जिंदगी के उदाहरण से समझें। अपना करियर बदलने से पहले उन्हें हमेशा अपने सीनियर से इस बात के लिए डांट खानी पड़ती थी कि वे हाथ के काम को पूरा करने की जगह हमेशा चीज़ों को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए वो जो भी काम कर रहे हों उसे करने के अलग अलग तरीके अपनाती थीं, ताकि अपनी प्रेजेंट कंडीशन को बेहतर कर सकें। जब वे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनी तब उन्होंने महसूस किया कि यही उनके काम का सही डिस्क्रिप्शन है। उनके क्लाइंट्स उन्हें समस्या पहचानने और इम्प्रूवमेंट के सुझाव देने के लिए ही उन्हें हायर कर रहे थे। यानी पहले की जॉब में जिसे उनकी कमी माना जा रहा था, दूसरी जॉब में वही उनकी खूबी में तब्दील हो गया।
यानी कमी लेखक में नहीं, बल्कि इस सच्चाई में थी कि वे गलत परिवेश में हैं। आप भी अपनी कमियों के बारे में सोचें। आपको तुरंत ही अपनी छिपी हुई खूबियां नजर आने लगेंगी। मसलन अगर आपको किसी एक चीज़ में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही है और आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बीच स्विच करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तब बहुत बड़ी समस्या मानी जाएगी जब आपका काम एक वक्त में एक ही काम खत्म करना हो। लेकिन ये खूबी एक अलग परिवेश में बहुत ही बड़ा गुण मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक विषय से दूसरे विषय पर तुरंत ही मेंटली स्विच कर लेना, वो भी डिटेल्स से उलझे बगैर, इस स्ट्रेंथ को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी जो अभी आपकी मौजूदा नौकरी में कमी मानी जा रही है वह आपकी स्ट्रेंथ है। फास्ट मूविंग, अडेप्टेबल और बिग पिक्चर थिंकर होना, वो भी ढेर सारे आइडियाज के साथ, निश्चित रूप से स्ट्रेंथ में शामिल है। एक बहुत ही शानदार आइडिया सोच लेना ही ओरिजिनल होने का इकलौता तरीका नहीं है। जब लेखक खुद को बतौर कंसल्टेंट स्थापित करने में जुटी हुई थी, तब उनका सामना प्रतिस्पर्धा से हुआ। उनके प्रतिस्पर्धा के बिजनेस का कॉन्सेप्ट लगभग उनके कॉन्सेप्ट जैसा ही था। यहाँ तक कि दोनों का वेबसाइट डिजाइन भी काफी कुछ एक सा बन गया था। लेखक पर तो जैसे गाज ही गिर गई। वे इस बात से इतना घबरा गईं कि उन्होंने लगभग हार ही मान ली। लेकिन लगभग 1 महीने तक बिजनेस चलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने प्रतिस्पर्धा जैसा नहीं बनना। उनके उसूल, प्राथमिकताएं और क्लाइंट्स एकदम अलग हैं। लेकिन इस धारणा ने कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपका आइडिया पूरी तरह से नया होना चाहिए, उनके बिजनेस को शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म ही कर दिया था। यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि एक बहुत ही शानदार आइडिया सोच लेना ही ओरिजिनल होने का इकलौता तरीका नहीं है। ओरिजिनलिटी को अक्सर ब्रिलियंट या पहले कभी ना सुने हुए आइडिया तक ही सीमित कर दिया जाता है। ये बार इतना ऊंचा है कि इसे क्लियर कर पाना लगभग नामुमकिन है। अच्छी बात यह है कि आपको ओरिजिनल होने के लिए अगला स्टीव जॉब्स बनने की ज़रूरत नहीं। ओरिजिनल होने का एक तरीका ये भी है कि चक्के को दोबारा इजाद करने की जगह पहले से मौजूद आइडिया पर अपना स्टैंप लगा दिया जाए। सोचिए कि आपको पता चले कि जो आप करना चाहते हैं वो पहले से ही कोई कर रहा है। अब अगर एक जादू हो जाए और उनका बिजनेस आपको मिल जाए, तो क्या आप उसे ऐसे ही चलाएंगे जैसे वे चला रहे थे? शायद नहीं। आप उसे अपने अंदाज में चलाएंगे और इसी वजह से उसमें आपकी छाप नजर आएगी। ओरिजिनल होने के लिए कनेक्शंस ढूंढ लेना भी एक तरीका है। आईपॉड का उदाहरण लें। जब ये पहली दफ़ा लॉन्च हुआ था तो कस्टमर्स को इसके यूनिक क्लिक व्हील इंटरफेस से प्यार ही हो गया। हालांकि ये नया आइडिया नहीं था। दरअसल एप्पल के मार्केटिंग के व्यक्ति फिल स्क्लियर ने इस तरह का इंटरफेस 1983 के ह्यूलेट पैकर्ड वर्कस्टेशन में देखा था। वहां से प्रेरणा लेकर उसे आईपॉड के डिज़ाइन में डाला गया। यानी क्लिक व्हील एक पुराना आइडिया था जो इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब कोई उस पर से धूल झाड़कर उसका कहीं और इस्तेमाल कर ले। इसलिए अगर आप ओरिजिनल बनना चाहते हैं तो एप्पल से सीख लेकर अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखें। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके क्षेत्र में कोई ना पढ़ता हो। आपके आसपास जो भी घट रहा हो उस पर गौर करें। इसके बाद अपनी जिंदगी के 2 अलग पहलुओं में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है अपनी ओरिजिनलिटी को अलग रूप देने का। लेकिन याद रखिए, ओरिजिनलिटी सिर्फ आइडियाज के बारे में नहीं है। आप खुद को ओरिजिनल कम्युनिकेशन के जरिए भी अलग दर्शा सकते हैं। अपना एक स्टाइल डेवलप करना आसान है, लेकिन उसमें पारंगत होने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी फ्री वेबसाइट पर जाकर अपना एक ब्लॉग बनाइए। अब यहाँ पर हफ्ते में 2 बार उस बारे में लिखिए जो आपको बेहद पसंद है और उसे पब्लिश कर दीजिए। ये तरीका आपकी थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा। वक्त के साथ साथ आप खुद के लिए क्लियर मैसेज ढूंढ पाएंगे कि आपको क्या और कैसे करना है। फ्री रेंज बिजनेस के 4 मुख्य प्रकार हैं। अब तक हम लोग फ्री रेंज माइंडसेट के बेसिक्स देख चुके हैं। यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, जो फ्री रेंज होते हैं वो दरअसल रोजगार के लिए क्या करते हैं? लेखक को जो सबसे कॉमन आइडिया लोगों से सुनने को मिलता है वो किताब की दुकान या कैफे शुरू करना होता है। लेखक का कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वाकई ये आपका सपना है, मगर एक फ्री रेंज ह्यूमन के तौर पर पैसा कमाने के कई आसान रास्ते भी मौजूद हैं। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि फ्री रेंज बिजनेस के 4 मुख्य प्रकार हैं। जब लोग एक प्यारा सा छोटा सा कैफ़े खोलने का सपना देखते हैं तो वे अक्सर ये नहीं सोच रहे होते कि वे असल में एक छोटे बिजनेस चलाने की सोच रहे हैं। वे सिर्फ उसके साथ आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं। इसे अगर अलग तरीके से कहा जाए तो जो उन्हें चाहिए वो है आज़ादी और अपने हिसाब से काम करने की काबिलियत और अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करना। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि कैफ़े या दुकान खोलना बहुत ही अच्छा फ्री रेंज बिजनेस नहीं है। इनके लिए एक बड़े स्टार्टअप कैपिटल की ज़रूरत होगी और इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे ज़रूरी बात, इनसे पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपको किराया व अन्य ज़रूरत की चीज़ों जैसे निश्चित खर्चों के बारे में पहले सोचना होगा, और इनका इंतज़ाम ना होना ही आपके बिजनेस की असफलता का सबसे बड़ा कारण होगा। फ्री रेंज काम का पहला नियम ये रहा, खर्चों को न्यूनतम रखें। इससे कई और बहुत सारे विकल्प खुलते हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में सोचें। यह ऐसा कोई भी काम हो सकता है जहां आपको आपके समय के लिए भुगतान किया जा रहा हो। वेब डिज़ाइनर, थेरेपिस्ट या फ्रीलांस राइटर जैसे किसी काम के बारे में सोचें। सर्विसेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ऐसा काम अभी के अभी शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कौशल है। इसमें आपको शायद बहुत ज़्यादा निवेश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसका नकारात्मक पहलू यही है कि ये टाइम बाउंड है। आप महीने में उतने ही क्लाइंट ले सकेंगे जितना समय आप दे पाएं, और इससे आपकी कमाई सीमित हो जाती है। एक अन्य विकल्प है कि आप अप्रत्यक्ष या वर्चुअल सामान बेचें। इनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि ई बुक, गाइड या ऑनलाइन कोर्सेज। सर्विसेज से अलग इसमें आपकी कमाई सीमित नहीं होगी। एक बार आप प्रोडक्ट बना लेंगे तो उसे बार बार बेच सकते हैं, मगर इसके लिए आपको बाजार की काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप ऐसा प्रोडक्ट बना पाएं जिसे बेचा जा सकता है। आप प्रत्यक्ष चीज़ें बनाकर भी बेच सकते हैं, जैसे हाथ से बुनी हुई चीज़ें या स्टॉल पर बेचा जाने वाला खाना। हालांकि इन्हें बनाने के लिए समय और सामान दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये एक ऐसा विकल्प है जिसे आपको टालना ही चाहिए। हाँ, अगर आपको क्रिएटिव कामों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है तो अलग बात है। एडवर्टाइजिंग आखिरी विकल्प है। आय का एक तरीका ये भी है कि अपने यूट्यूब चैनल या ब्लॉग पर आप विज्ञापन लगाएं। ये एक आसान विकल्प ज़रूर है, लेकिन अगर आप वायरल कंटेंट नियमित रूप से ना बना पा रहे हो तो इसे साइड इनकम के तौर पर ही देखें। आपको कंपनी को चलाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्लान की ज़रूरत नहीं है। क्या अब तक की बातों ने आपको नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया है? बढ़िया। अब आपको सिर्फ एक शानदार बिजनेस प्लान बनाने की ज़रूरत है ना? मगर ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि नया काम शुरू करने के लिए डिटेल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। बिजनेस एक्सपर्ट्स जेसन फ्रॉड और डेविड हनेमियर हैंसन से समझें। जैसा कि उन्होंने अपनी 2010 में लिखी किताब रीवर्क में जिक्र किया था, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग कल्पना से थोड़ी ही आगे की बात है। जब बहुत सारे फैक्टर्स दांव पर हो तो योजनाएं भविष्यवाणी की जगह अनुमान बनकर रह जाती हैं। ये प्लानिंग भले ही स्ट्रेटेजिक हो, लेकिन होती अनुमान ही है। दरअसल किसी काम को करते वक्त ही उसके बारे में सारी जानकारी मिल पाती है, उस काम को शुरू करने से पहले नहीं। मगर जहाँ तक प्लानिंग की बात है, इसे काम शुरू करने से पहले तैयार किया जा सकता है, और ये निर्णय लेने का सबसे खराब समय होता है। किसी भी सूरत में बिजनेस प्लानिंग भविष्य के लिए असली गाइड नहीं होती, बल्कि उनकी रूपरेखा इसलिए तैयार की जाती है ताकि इन्वेस्टर बिजनेस को समझकर उसमें इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन क्या आपको याद है कि हमने पिछले पाठ में क्या कहा था? फ्री रेंज बिजनेस का पहला नियम यही है कि खर्च न्यूनतम हो। अगर आपको निवेश की ज़रूरत नहीं है तो आपको डिटेल बिजनेस प्लान की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना तैयारी के मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, मगर यही तो बात है। प्लानिंग पर कम से कम समय खर्च करने का मतलब काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलना। ये बात हम ग्रूपॉन, जो कि 21वीं सदी के सबसे सफलतम व्यवसायों में से एक है, के संस्थापक एंड्रू मेसन से पूछते हैं। मेसन का पहला बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था क्योंकि वो उस वक्त प्लानिंग को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके रियल कस्टमर से प्रोडक्ट का फीडबैक लेने की जगह मेसन ने 1 साल तक प्रोडक्ट में इस अनुमान के बिना पर बदलाव किए कि लोगों को क्या चाहिए होगा। लेकिन ग्रूपॉन की बात अलग रही। इस बार प्लानिंग में समय गंवाने की जगह उन्होंने प्रोडक्ट को जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया। यही आपको भी करना होगा। लोगों की ज़रूरतों और ख्वाहिशों को नोट करने में वक्त बर्बाद करने की जगह एक छोटा सा प्रोडक्ट नमूने के तौर पर लोगों के सामने पेश करें। अपने दोस्तों पर ये प्रयोग आजमाएं या अनजान लोगों को meetup.com जैसी वेबसाइट्स पर तलाश करें। जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो फिर आप बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप बिजनेसमैन बन चुके होंगे। आपको सफल होने के लिए सबसे अपील करने की ज़रूरत नहीं। इस करियर केज वर्ल्ड में आप तब मुसीबत में हैं अगर लोगों को वो अच्छा ना लगे जो आप कह रहे हैं। ज़्यादातर दफ्तरों में यही नियम काम करता है कि आप शांति बनाए रखें, वाद विवाद से बचें, दिन किसी तरह निकालें और किसी तरह 1 महीना निकाल लें ताकि अंत में आपको अपना पेचेक मिल जाए। लेकिन फ्री रेंज ह्यूमन होना अलग है। आज़ाद होने के बहुत सारे फ़ायदों में से एक ये भी है कि आप अपने आय के नुकसान की चिंता किए बिना ही वो सब कह सकते हैं जो आप असल में कहना चाहते हैं। बिजनेस शुरू करते वक्त केवल 2 बातें हो सकती हैं। पहली ये कि क्लाइंट को लुभाने के लिए आपको अपने और अपने व्यवसाय के बारे में स्टेटमेंट देना होगा।
इसमें जोखिम ये है कि अगर आपने अपने दिल की बात यहाँ कही तो हो सकता है कि लोगों को ये स्टेटमेंट पसंद ना आए। इससे आपको पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप स्टेटमेंट में ऐसी बातें कहें जो लोगों को तो बहुत पसंद आए, मगर इससे आप बेहद दुखी होंगे। आखिरकार इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता जब आप खुद को वैसा बताएं जैसा आप नहीं हैं। किस्मत से यहाँ एक विकल्प मौजूद है। जब आप वो कहते हैं जो आप मानते हैं तो आप भले ही कुछ लोगों को नाराज़ कर रहे हों, मगर आप औरों को खुद से प्यार करने की वजह भी दे रहे होते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता यही है कि आप उन दूसरे किस्म के लोगों पर भरोसा करें और सिर्फ उनसे ही बातें करें, अपनी असली आवाज़ उन तक पहुंचाएं। मगर क्या ये प्रैक्टिकल है? बेनी लुइस से जानते हैं, जो लैंग्वेज लर्निंग सर्विस फ्लुएंट इन 3 मंथ्स शुरू करने वाले मास्टरमाइंड हैं। देखते हैं लेविस की सोच ने उनके बिजनेस को दूसरों से अलग कैसे किया। लेविस ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिटी में थोड़े से अलहदा किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं। अन्य भाषीवादों के मुकाबले लेविस को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि दूसरों को किसी भाषा में एकदम एक्सपर्ट बना दिया जाए। उनका नजरिया है कि भाषा कम्युनिकेशन का एक जरिया है जिससे दूसरों को समझना और उन्हें अपनी बात समझा पाने का रास्ता खुलता है। अगर आप कोई भाषा टूटी फूटी भी बोल लेंगे तो भी ऐसा करना मुमकिन है। लेविस का दावा है कि वे आपको इतना कौशल 3 महीने में सिखा देंगे। जैसा कि लेविस मानते हैं, इतना सीख लो कि अपना रास्ता बनाकर जल्द से जल्द निकल जाओ ताकि सफर का पूरा आनंद ले सको। मगर ये बात ट्रेडिशनल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को पसंद नहीं, लेकिन कहीं न कहीं यही तकरार लेविस के लिए फायदेमंद है। जितने भी ब्लॉगर्स जो लेविस को पसंद नहीं करते, आखिर में उनके तरीकों और उनके बारे में ही लिखते हुए पाए जाते हैं। अगर उनका रिव्यू नेगेटिव भी हो तब भी लेविस के साइट को ट्रैफिक तो मिलती ही है। जैसा कि लेविस कहते हैं, उन्होंने मुझे नापसंद करके मेरी रीडरशिप को बढ़ाने में मदद की है। इसका परिणाम ये है कि लेविस के पास दुनिया के सबसे प्रचलित लैंग्वेज लर्निंग ब्लॉग्स में से एक ब्लॉग है जिससे उनकी आय भी होती है। ये आपको दर्शाता है कि किस तरह अपनी असली मान्यताओं पर टिके रहने के बावजूद आप तरक्की कर सकते हैं। कुल मिलाकर अकेले काम करने और अपने मन का काम करने को अमूमन खतरे की तरह ही लिया जाता है और खर्चे पूरे करने के लिहाज से इसे सही भी नहीं माना जाता। लेकिन ये विचार तभी ठीक लगता है जब आपकी 9 से 5 की नौकरी आपको सच में एक सुरक्षित जिंदगी दे रही हो। आज की अर्थव्यवस्था में तो ये लगभग नामुमकिन है। इसलिए यही बात सही लगती है कि एक फ्री रेंज ह्यूमन बनकर खुद का बिजनेस किया जाए। ऐसा करने के लिए हालांकि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जिंदगी में सच में क्या करना चाहते हैं। अपनी छुपी हुई खूबियों को तलाशना होगा और ओरिजिनलिटी से जुड़े सामान्य भ्रमों को तोड़ना होगा। अब अगला कदम, गैर जरूरी प्लानिंग के चक्कर में ना पड़े, बदनाम होने से बिल्कुल ना घबराएं और सीधे काम शुरू कर दें। क्या करें? परफेक्शनिज्म के जाल में ना फंसें। क्या हुआ अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? खुद का काम शुरू करना डरावना हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि इस तरह के सवालों की बाढ़ आपके सामने आ जाए। इसलिए इसे अलग एंगल से देखें। सोचें कि अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल किसी ऐसे काम में लगाकर जो सही ना लगते हों, आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर खुद से पूछें, कुछ अलग करने की कोशिश ना करने की आप क्या कीमत चुका रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी खतरा शामिल नहीं है और वो है कुछ ना करना। याद रखें, ये एक प्रयोग है और आप कोई भी पूंजी इसमें दांव पर नहीं लगा रहे हैं। ये समझ लें कि अब से गलतियां केवल ये सीखने का एक तरीका है कि क्या चीज़ काम करेगी और क्या नहीं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।